के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार। आज मुझे बेहद खुशी है कि मुझे पहली बार किसी ऐसी जगह पर बोलने का मौका मिल रहा है जहां मीणा समाज के या ये कहूं आदिवासी समाज के लोग ज्यादातर मेजोरिटी में हैं। वैसे तो यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी समाज के लोग हैं, लेकिन मेजोरिटी में यहाँ आदिवासी लोग हैं। तो ये मौका मुझे मिला और मैं इस मौके को किसी कीमत पे चूकना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे देश में मैं जा रहा हूं और जाने का कारण सिर्फ एक है कि मैं लोगों को सच का आईना दिखाना चाहता हूं। क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी भी इतिहास बना नहीं सकते। मेरे समाज के लोगों को एक फर्जी इतिहास बनाकर दिखाकर उनका इस्तेमाल देश को तोड़ने के अंदर किया जा रहा है। जैसा मेरे साथी जितेंद्र मीणा जी प्रोफेसर साहब ने बताया कि मीणा नाम के भगवान की रचना करके आपको वहां उलझाकर आपको असल मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास किया गया है उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को समझना पड़ेगा। जैसा उन्होंने कहा, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा जो अब तक वक्ता बोले मैं उसको ना दोहराऊं, कहीं कहीं टच तो होगा, लेकिन उसको दोहराने की बजाय मैं बाकी मुद्दों पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जैसा उन्होंने कहा कि आपके पास कितने लोगों के पास जमीनों के पट्टे हैं। भाई पट्टे 2-3 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी ने नहीं उठाया। इसका मतलब बाकी लोगों के पास जमीनों के पट्टे नहीं है। लेकिन जमीनों के पट्टे क्यों नहीं है, क्या इसके बारे में पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना। तो मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि ये जो जल जंगल जमीन है या जो पर्वत है जहां उत्खनन होता है, खनिज पदार्थ की खाने में जहां उत्खनन होता है, जहां से अरबों खरबों रुपए पैदा होता है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ये जल जंगल जमीन पर्वत ये सारे प्राकृतिक संसाधन जो अरबों खरबों रुपया पैदा करते हैं, क्या वो कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? मां के पेट से लेकर तो पैदा नहीं हुआ, तो फिर कुछ ही लोग उनके पट्टेदार क्यों हैं? उन्हीं के नाम पे वो जमीनें क्यों हैं? सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? जाति के आधार पर काम को बांट दिया, वर्ण के आधार पर काम को बांट दिया। जिसने पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार, जिसने कर्मकांड करने का अधिकार, जिसने यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को दे दिया, जिसने राजकाज का अधिकार, शस्त्र धारण का अधिकार, रक्षा सुरक्षा का अधिकार केवल क्षत्रिय को दे दिया, जिसने देश में सारे व्यापार का अधिकार वैश्य को दे दिया, और देश की जो बाकी की 90% जनता उसको कोई अधिकार ना देके उन तीनों की सेवा में लगा दिया। तो ऐसी व्यवस्था जो आपको गुलाम बनाती हो, क्या आपको ऐसी व्यवस्था को मानना चाहिए? जो आपके पढ़ने लिखने के अधिकार पे धार्मिक बंदिश लगाती हो, जो आपके संपत्ति रखने, जमीन का मालिक बनाने पर धार्मिक बंदिश लगाती हो, क्या ऐसी व्यवस्था को आपको मानना चाहिए? तो जब मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को और अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, व्यापार करने का अधिकार नहीं है, आपका केवल कर्तव्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों की सेवा करना। तो फिर तो आप तो सेवा करते आए, हजारों साल तक सेवा करते रहे, क्योंकि वो धर्मशास्त्र, वो विधान आपको जमीन का मालिक बनने का अधिकार नहीं देता, इसलिए जमीनों के पट्टों पर आपका नाम नहीं है। समझ में आई आपको बात? ये जालसाजी शुरू कहां से हुई कि देश के प्राकृतिक संसाधनों में आप मालिक नहीं बन सकते? ये जालसाजी इसी मनुस्मृति से शुरू हुई, और उसी मनु की मूर्ति हमारे उच्च न्यायालय के अंदर राजस्थान में लगती है, और कोई न्यायाधीश उसका विरोध नहीं करता, कोई सांसद विधायक उसका विरोध नहीं करता, कोई ब्यूरोक्रेट उसका विरोध नहीं करता, और इस देश का मूल निवासी उसका विरोध करता है तो उस पर मुकदमा बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, सच को या तो जान लो, पढ़ लिख कर जान लो, या किसी विद्वान से सुन के जान लो,
अगर आप सच को जानोगे नहीं, सच को मानोगे नहीं, तो आपका उत्पीड़न होता रहेगा। कोई दुनिया में आने वाला नहीं है जो आपको बचा दे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा वापस जिंदा होकर दोबारा नहीं आएंगे। आप में से किसी को डॉक्टर अम्बेडकर बनना होगा। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सच जानते नहीं और आपको ऐसे धर्म के मामलों में सम्मिलित कर दिया, ऐसी चीजों में आपके दिमाग पर एक ऐसी पट्टी बांध दी जो आपकी आंखों को बंद करती है, जो आपके दिमाग पे ताला लगाती है, और वो जो पढ़ाना चाहते हैं आप वही पढ़ते हो। उसका बहुत बड़ा कारण जानते हो क्या है? क्योंकि जब हम समाज के हक अधिकार पे चर्चा करते हैं, आप कोई भी बड़ा बड़ा सम्मेलन उठा के देख लो, आदिवासियों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, तो आपको वहां पर पुरुष नजर आएंगे, महिलाएं नजर नहीं आती। मुझे खुशी है कम से कम थोड़ी बहुत महिलाएं यहाँ हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उनकी व्यवस्था, वो सामाजिक व्यवस्था जो आपको जाति में बांटती है, जिसने आपको 6,743 जातियों में बांट दिया, जिसने आपको हजारों साल तक गुलाम बनने पर मजबूर किया, जिसने हजारों साल तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी और आज भी लूट रहे हैं, जो मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर रहे हैं, जो गला छूने पर हमारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं, जो विरोध करने पर हमारी बस्तियां जला रहे हैं, वो सामाजिक व्यवस्था जिसने आपको जाति में बांटा, जिसने आपको वर्ण में बांटा, जिसने आपको गुलाम बनाया, वो व्यवस्था मजबूत कब हो जाती है? वो व्यवस्था मजबूत कब हो जाती है? जब समाज पे अधिकार पे चर्चा करने की कोई सभा होती है तो केवल पुरुष निकल कर आते हैं, और वो पुरुष भी अपने बच्चों को लेकर नहीं आते, ना अपने छोटे बच्चों को लाते, ना बेटे बेटियों को लाते, ना पत्नी को लाते, ना बहन को लाते, ना माँ को लाते। आप अकेले आते हैं, आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो इधर पुरुष तो आ गए यहाँ, वो तो सुन रहे मेरी बात, और उधर आपके बगल में, गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में कोई कथावाचक आया है। तो कथावाचक आपके मन में घृणा पैदा कर रहा है, वो कथावाचक इंसान इंसान में भेद पैदा कर रहा है। तो आपकी पड़ोसन आएगी और वो कहेगी कि वहां कथावाचक आया है, चलो कथा सुनने चलते हैं। वहां पर माता की चौकी लगी है, चलो वहां चलते हैं। वहां पे जागरण है, चलो वहां पे चलते हैं। तो हमारा पुरुष तो आकर यहाँ भाषण दे रहा है या भाषण सुन रहा है, और हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे बच्चे कथावाचक की कथा सुन रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद उसमें मिला के, चीनी में घोल के हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को, हमारी माँ को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को पिलाया जा रहा है। तो व्यवस्था किसकी मजबूत होगी? हमारी होगी जो यहाँ भाषण दे रहे और सुन रहे, या उनकी होगी जो कथा में पूरा चाशनी में मिलाकर अपना धर्म पिला रहे हैं? व्यवस्था उनकी बनती ना, तो व्यवस्था उनकी पनप रही है। गुलामी बनाने का षड्यंत्र वहां रचा जा रहा है, और हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बच्चे उसी गुलामी की व्यवस्था को सीख रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, 10 दिन पुरानी बात है, एक लफंगा सा लड़का है, हो सकता है वो इस बात को सुन के मेरे ऊपर केस डालते तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल भी जाने को तैयार हूं, और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लिए मरने को भी तैयार हूं। वो एक छोटा सा लड़का 22-23 साल का, उसने अभी प्रोविजन किया दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर किया, नोएडा के अंदर किया, और उसके पंडाल में भीड़ है, हजारों लोग हैं, हजारों महिलाएं हैं। जानता हो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जिस महिला के माथे पर सिंदूर हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र हो, समझ लो उस महिला की रजिस्ट्री हो गई, और जिस महिला के माथे पर सिंदूर ना हो, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र ना हो, समझ लो ये प्लॉट खाली है। खाली का मतलब समझ रहे हो? यानी जो व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को प्रॉपर्टी समझ रहा है, खाली प्लॉट कह रहा है, हमारी महिलाएं उसकी बात को सुनकर ताली बजा रही है, हंस रही है। क्या सीख रही है वो? क्या महिला प्रॉपर्टी है? अरे बताइए, अगर महिला ना हो
तो क्या प्रकृति बचेगी? इस प्रकृति की जननी है महिला, हमारी बहन है महिला, हमारी बेटी है महिला, हमारी पत्नी है महिला, हमारी जन्मदाता है महिला। महिला है तो हम हैं, महिला है तो घर में आपको बनी बनाई रोटी मिल जाती है, धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं, क्योंकि हमने महिला को इसी लायक बना दिया, उसे प्रॉपर्टी बना दिया, उसको घर का सारा कामकाज करने की जिम्मेदारी महिला को दे दी। और उसके बाद कोई पूछता है आपकी पत्नी क्या करती है? कुछ नहीं करती, घर पे रहती है। अरे पूरा घर चला रही है और आप मेरे कुछ नहीं करती, पूरा घर चला रही है महिला। इस महिला से पूरा घर चल रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपका गौरव बढ़ रहा है। आप तो सुबह घर से निकले, लेकिन बच्चा कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे संस्कारित होता है। बच्चे को संस्कार तो माँ देती है ना। तो माँ जब कथावाचकों की कथा सुनकर आएगी, अपने बच्चों को साथ लेकर जाएगी, तो बच्चा भी वही सीखेगा। फिर बच्चा अंधविश्वास और पाखंडवाद सीखेगा। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं चलेगा, वो उनके दृष्टिकोण से चलेगा। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अगर इस नुकसान से बचना चाहते हो, तो जहां भी सामाजिक मीटिंग हो, जहां इतिहास पे चर्चा हो, जहां अपने बहुजन समाज के इतिहास के ऊपर बातचीत हो, जहां बहुजन समाज के अधिकार पे चर्चा हो, जहां संविधान पे चर्चा हो, वहां अपनी बहन बेटी माँ को साथ लेकर जाओ। चूंकि एक लड़की पढ़ती है तो अपने घर को भी बढ़ाती है और आगे जाने वाले घर को भी आगे बढ़ाती है। इस हिंदू व्यवस्था पर, इस मनुवादी व्यवस्था पर, इस मनुस्मृति के हिसाब से ऊंच नीच जात पात वाली व्यवस्था पर अंग्रेजों ने पहली बार हमला किया। इसीलिए इन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। इन्होंने मुगलों का विरोध नहीं किया, इन्होंने लोधी वंश का विरोध नहीं किया, इन्होंने तुगलक वंश का विरोध नहीं किया, इन्होंने खिलजी वंश का विरोध नहीं किया, इन्होंने गुलाम वंश का विरोध नहीं किया। इन्होंने विरोध किया तो पहले तथागत बुद्ध का विरोध किया, क्योंकि तथागत बुद्ध ने महिलाओं को अधिकार दिया। तथागत बुद्ध ने सभी जाति के लोगों को अपने संघ में शामिल किया, सबको ज्ञान दिया, सबको बराबरी का दर्जा दिया, क्योंकि तथागत बुद्ध ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री की बात की। इन्हें समता पसंद नहीं है, इनको न्याय पसंद नहीं है, क्योंकि इनकी सामाजिक व्यवस्था न्याय केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था व्यापार करने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को देती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था राज करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार केवल चंद जातियों को देती है। इसीलिए पहली बार जब उनकी उस व्यवस्था पर हमला हुआ तो वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्होंने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इस व्यवस्था को समझो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अकेले ऐसे हैं जिन्होंने दोनों व्यवस्थाओं पर प्रहार किया। एक तरफ इस जातिवादी, वर्णवादी, अन्यायवादी, विषमतावादी, अधिकारवादी व्यवस्था पे भी हमला किया और साथ में अंग्रेजों को कहा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने देश का शासन खुद चलाना जानते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस न्यूज। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।